हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देन हम लोग ग्रुप 15 का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का डिस्कशन किया था। आज हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में P4 फॉर्म में पाया जाता है और इसका स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, अब इसके ओर्स की बात करते हैं। ओर्स की, तो इसका एक कोर्स है कैल्शियम फास्फोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम PO4 होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइट, या तो कहीं कहीं से एपेटाइट भी लिखता है। सेकेंड की बात करते हैं हम लोग CA3PO4 होल ट्वाइस। ये है फ्लोरापेटाइट। तो ये दो ओर्स हैं जिससे हमें फास्फोरस मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएं एलोट्रॉप्स के बारे में, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में। इसके एलोट्रॉप्स होते हैं और ये तीन तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं इसके। पहला व्हाइट, सेकेंड रेड एंड थर्ड वन इज ब्लैक। और ब्लैक भी दो तरीके में पाया जाता है, अल्फा फास्फोरस एंड बीटा फास्फोरस में। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस को जब हम लोग हीट करते हैं 537 केल्विन पे, 573 केल्विन पे, तो हमें मिलता है रेड फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा। और जब रेड फास्फोरस को सील्ड बॉक्स में सील्ड कर दिया जाए और उसको 803 डिग्री तक गर्म करते हैं, सील्ड बॉक्स में 803 केल्विन तक हम लोग अगर हीट करें तो हमें मिल जाता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस को हम लोग हाई प्रेशर का मतलब लगभग में 4000 atm प्रेशर और 473 केल्विन पे हीट करते हैं व्हाइट को, तो हमें मिलता है बीटा ब्लैक फास्फोरस भी लिख लीजिए, यहाँ पे फास्फोरस भी लिख लीजिए। तो ये तीन एलोट्रॉप्स हैं फास्फोरस के, एक व्हाइट, रेड, ब्लैक, जिसमें व्हाइट का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रेड की रिएक्टिविटी होती है और सबसे कम रिएक्टिव इसमें ब्लैक फास्फोरस होता है। अब जहां तक इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग इसे बनाते हैं फॉस्फोराइड से। तो इसमें हम लोग मिला देते हैं सिलिका और कार्बन। इसके बाद इसे हीट किया जाता है तो हमें मिलता है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट। साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा? CaSiO3 मिल जाएगा और CO मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन का मेथड है जिसको IIT पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। इससे हम लोग फास्फोरस बनाते हैं। ये एक्चुअली में बोन ऐश है, बोन ऐश, फास्फोराइड बोन ऐश है। बोन ऐश का मतलब हड्डियों का राख। बोन ऐश को सिलिका और कार्बन के साथ हीट किया जाता है तो हमें मिलता है व्हाइट फास्फोरस, कैल्शियम सिलिकेट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये प्रिपरेशन का तरीका था। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, P ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और साथ साथ A, और एक देखिए सभी पे लोन पेयर होगा। ये व्हाइट फास्फोरस का मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें
रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, रेड P4 का स्ट्रक्चर का बात करें तो सिमिलर तरीके का होता है, बस ये ऊपर से जुड़ा हुआ होता है और ये चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इधर से एक बॉन्ड जो है यहां से खोल दीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम लोग फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कैलकुलेट करें तो sp3 होता है। sp3 होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन इसका एंगल 60 डिग्री होता है। आपस में जो एंगल होता है P का वो 60 डिग्री होता है, जिसके कारण इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसी के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर है? एंगल स्ट्रेन वेरी हाई, आप लिख लीजिएगा एंगल स्ट्रेन वेरी हाई, एंगल स्ट्रेन वेरी हाई। ठीक है, अब हम लोग रेड फास्फोरस की बात करें तो मैंने क्या बोला कि एक बॉन्ड को रखिए और ये वाला बॉन्ड खोल दीजिए, क्योंकि इसका पॉलीमर चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से फिर से P P P और ये वाला इधर से खुला हुआ रहेगा और ये इस तरीके से दोनों तरफ से बढ़ते जाएगा। तो ये पॉलीमर चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमर चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है रेड फास्फोरस का। और लास्ट वन हमारा है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर किससे ज्यादा रिजेंबल करता है, इसका मतलब किसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका ब्लैक फास्फोरस का। ब्लैक फास्फोरस का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, तो ये एक ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में क्या डिफरेंस होते हैं उसका डिस्कशन कर लें। तो इधर लिखिए व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट P4 और इधर रेड। पहली बात, व्हाइट फास्फोरस इनसॉल्युबल, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? मोलिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, मोलिकुलर P4 मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर चेन पॉलीमर होता है, चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला। दूसरा बात है कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट इज soluble in CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट फास्फोरस वाटर में तो इनसॉल्युबल होगा लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है। दूसरी बात करें, इधर भी लिख लीजिए इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज, लिख लीजिए एज वेल एज CH2, यानी कि रेड फास्फोरस वाटर और CH2 दोनों में इनसॉल्युबल होता है।
तीसरी बात, ये चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए ग्लो करता है, ग्लो इन डार्क, ग्लो इन डार्क, अंधेरे में ग्लो करता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी गांव वगैरह में, स्मशान में बहुत रेड टाइप का ग्लो दिखते रहता है, तो लोग समझते हैं कि वो भूत है, लेकिन एक्चुअली में वो हड्डियों का जो फास्फोरस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ग्लो करते हुए रहता है। और व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है उसी पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लो करता है। ठीक है, जबकि रेड फास्फोरस नॉट ग्लो इन डार्क, नॉट ग्लो इन डार्क। ठीक है, चौथी बात ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को एल्कली यानी NaOH या KOH इन सभी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें फॉस्फीन गैस मिलेगा, फॉस्फीन गैस PH3, और साथ साथ NaH2PO2 मिलेगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और ये आईटी में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। इधर हम लोग बात करें तो रेड फास्फोरस को, इधर तो व्हाइट है, इधर रेड फास्फोरस को जब हम लोग एल्कली के साथ KOH या तो फिर NaOH के साथ करते हैं तो हमें मिलता है Na4P2O6 प्लस P2H2 मिलता है। ठीक है, बहुत जगह बुक में लिखा हुआ रहता है कि रेड फास्फोरस एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रेड फास्फोरस एल्कली के साथ रिएक्शन करके हमें H4P2O6 देता है, जहां पे सोडियम है तो इसको रिप्लेस करके रखेगा ये, तो ये हमें देता है P2H4 ये हमें मिलता है जब रेड फास्फोरस एल्कली से रिएक्शन करता है। तो क्लियर है, लिखिए इसे। हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके ऑक्साइड और हैलाइड का, फास्फोरस का ऑक्साइड और हैलाइड। तो हेडिंग दीजिए ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स। ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स। तो पहले हम लोग ऑक्साइड का डिस्कशन कर लें। ऑक्साइड में देखिए, जब हम लोग फास्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन पास करवाते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड O2, या तो फिर लिमिटेड O2 की जगह पे हम लोग O2 + N2 का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हमें P4O6 मिलता है, इस केस में हमें P4O6 मिलता है। जबकि अगर हम लोग ऑक्सीजन को एक्सेस कर दें, एक्सेस ऑक्सीजन कर दें, एक्सेस एयर या एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा P4O10 मिलेगा। तो P4O6 और P4O10 दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्साइड है P4O6, इसे जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, अगर कोल्ड वाटर हुआ तो हमें मिल जाएगा H3PO
3 मिल जाएगा। अगर कोल्ड वाटर हुआ तो हमें H3PO3 मिल जाएगा, और H3PO3 को अगर हम लोग अगेन हीट कर देंगे तो हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, H3PO4 मिल जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोल्ड वाटर दिया हुआ है तो हमें फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, कोल्ड वाटर दिया हुआ है तो हमें फॉस्फोरस एसिड मिलेगा, और फॉस्फोरस एसिड को अगेन हीट कर दें तो हमें फॉस्फीन गैस और फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग P4O6 को डायरेक्ट हॉट वाटर में ही पास करवा दें, अगर हम हॉट वाटर से ही डाल दें, हॉट वाटर से रिएक्ट करवा दें, तो हमें डायरेक्टली फॉस्फीन गैस मिल जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि P4O6 पे अगर हम लोग हॉट वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फॉस्फीन और फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा फॉस्फोरस एसिड। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पर देखिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर +3 है। इसका मतलब फॉस्फोरस एसिड का एसिड एनहाइड्राइड है, P4O6 केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं P4O10 के बारे में। P4O10, जब हम लोग P4O10 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे +5 में है और ये भी +5 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है फॉस्फोरिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड P4O10 है। अच्छा, P2O5 का डायमोरिक फॉर्म है P4O10 जिसमें ये पाया जाता है, ठीक। अब अगर हम लोग इसके क्लोराइड की हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स में फॉस्फोरस को अगर हम लोग लिमिटेड Cl2 पास करवा दें लिमिटेड में तो हमें मिलता है PCl3, और अगर हम लोग एक्सेस Cl2 पास करवा दें, एक्सेस Cl2 पास करवा दें तो हमें मिल जाएगा PCl5 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए PCl5 का स्ट्रक्चर की बात करें तो PCl5 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। यहां फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े हैं कि एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। तो इसको हल्का सा भी अगर हम लोग हीट कर दें PCl5 को तो Cl2 बाहर आ जाएगा और PCl3 मिल जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इन गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या है, sp3d है। लेकिन अगर इसका सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पिछले क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में ये पाया जाता है PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब इसका केटायन PCl4+ और PCl6- इसका एनायन होता है। तो सॉलिड स्टेट में अगर पूछ दे कि इसके एनायन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसके केटायन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे इसका, ठीक है। देखिए इसे, अब अगर हम लोग PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा। PCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करवाएं, PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएं अगर हम लोग
तो हमें मिल जाएगा H3PO3 मिल जाएगा और HCl मिल जाएगा, यानी फास्फोरस एसिड और HCl मिल जाएगा। उसी प्रकार PCl5 का हाइड्रोलिसिस अगर करवाएं तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट POCl3 मिलता है, और अगेन ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फाइनली हमें H3PO4 प्लस HCl दे देता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी HCl। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। आपको सारा का सारा हाइड्रोलिसिस, केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीजें डिस्कस की गई है, इसलिए मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, P4O10 के बारे में एक डिस्कशन छूट गया था कि P4O10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो यहीं पे लिख देता हूं P4O10 is act as a very good dehydrating agent, dehydrating एजेंट। जैसे अगर H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाए P4O10 से तो इसका वाटर खींच लेगा, और वाटर खींच लेगा तो क्या रह जाएगा SO3, क्योंकि H2SO4 का एसिड एनहाइड्राइड SO3 है, तो ये क्या रह जाएगा SO3 रह जाएगा, और साथ में बना लेगा HPO3 मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या नाम है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होगी, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जैसे HNO3 की बात करें, HNO3 को जब हम लोग P4O10 से रिएक्ट करवाएंगे, P4O10 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा HNO3 से वो वाटर निकाल देगा, तो HNO3 से वाटर निकालने के बाद क्या बच जाएगा, N2O5 बच जाएगा प्लस HPO3 रह जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे P4O10 कैसा काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऐसे लीजिए, मान लीजिए CH3CONH2 है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग P4O10 से करवा दें तो यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल देगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, CH3CN बच जाएगा। तो अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया, अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, P4O10 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये बीच में रह गया था, लिखिए इसे। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके हैलाइड का, लिख लिए होंगे, तो ये मिटा देता हूं। तो PCl5 का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो POCl3 हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, और ये अगेन हाइड्रोलाइज होकर फाइनल प्रोडक्ट हमें H3PO4 देता है। तो ये भी पूछता है कि जब हम लोग PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे पास, तो क्या मिलेगा, POCl3 मिलेगा। एक और तरीका है, P4 को जब हम लोग SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड और SO2Cl2 इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो इसमें हमें मिलता है PCl3 प्लस H2Cl2 भी मिलेगा, इसमें मोनोहाइलाइड ऑफ सल्फर मिलेगा, और साथ साथ हमें SO2 मिलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और SO2Cl2 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा PCl5 मिलेगा और SO2 ही मिलेगा। और ये कंपटीशन में पूछा गया है, IIT में भी पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, लगातार पूछते रहता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, पूछ देगा मोनोहाइलाइड क्या बनेगा, या तो फिर इसका ऐसे रिएक्शन करवाएंगे
तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोराइड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में इसे पूछा जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PCl3 मिलता है प्लस H2 मोनोहाइलाइड है। देखिए HCl डायमेरिक फॉर्म में है, यहाँ पे सल्फर Cl डायमेरिक फॉर्म में है, H2Cl2 प्लस SO2 और यहाँ PCl5 प्लस SO2 मिलेगा। ठीक है, PCl5 का यूज हम लोग, जैसे हम लोग COOH ले लें, इसका रिएक्शन करवा दें PCl5 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुट जाएगा PCl5 में, तो हमें CH3COCl मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग PCl5 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम लोग, फॉस्फीन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका फॉस्फीन गैस PH3 की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका। अच्छा, स्ट्रक्चर हम लोगों ने छोड़ दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एंड P4O10 हमेशा पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एंड P4O10। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए फास्फोरस इस तरीके से बना लीजिए, बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए और इसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, तो ये 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया और बीच में इस तरीके से ऑक्सीजन कनेक्ट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर है P4O6 का, और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितने हैं, कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ये सब तरीके का क्वेश्चन IIT में भी पूछा गया है, अनदर एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लोन पेयर इस पे भी है, क्योंकि फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी आपसे पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 2 12, 12 + 4 16। उसी प्रकार POP बॉन्ड पूछा जा सकता है, 1 POP बॉन्ड, 2 POP बॉन्ड, 3 POP बॉन्ड, 4 5 6। तो क्या क्या क्वेश्चन से राइज हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया 16, नंबर ऑफ POP बॉन्ड कितना हो गया 6। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर के अंदर से राइज किया जा सकता है, इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, P4O10 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया गया, POP OP 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 इस तरीके से। सबसे पहले तो जो पहले बनाए उसे बना लीजिए, ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो लोन पेयर था वो भी डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हो गया 4। लोन पेयर कितना रह गया, अब गिन लीजिए, 10 ऑक्सीजन है तो 10 × 2 20। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से नंबर ऑफ POP बॉन्ड गिनना है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे OPO गिन लेते हैं, POP बॉन्ड, POP1 POP तो 6, नंबर ऑफ POP बॉन्ड 6। यहाँ पे क्या हो सकता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ POP बॉन्ड 6, नंबर ऑफ लोन पेयर, गिनिए कितना लोन पेयर है, 10 ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन का मतलब 20 लोन पेयर। फॉस्फोरस पे तो लोन पेयर रहा नहीं, वो तो डबल बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर 20 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, पूछा जा सकता है अगेन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्साइड और क्लोराइड का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉस्फीन गैस का, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
तो हेडिंग दीजिए PH3। ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फीन गैस। अब यहां पर सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करें। देखिए PH4I को हम लोग एल्कली से पास करवाते हैं, KOH हो या NaOH हो, तो हमें मिल जाता है फॉस्फीन गैस मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस KI मिल जाएगा, H2O भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड, अगर हम लोग H3PO3 को हीट कर दें तो हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले इसका बात किया था। और हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। थर्ड, अगर हम लोग H3PO2 को हीट कर दें विच इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है और ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसे भी हीट कर दें तो हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगा और फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। फोर्थ नंबर, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर हम लोग वाटर के साथ हीट कर दें तब भी हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगा, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो ये इसके प्रिपरेशन के मेथड हैं जो कि इंपॉर्टेंट मेथड हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज, फॉस्फीन गैस का स्मेल रॉटेन फिश जैसा होता है। तो इसके स्मेल की बात करें तो ये रॉटेन फिश स्मेल होता है, सड़े हुए मछली जैसा रॉटेन फिश स्मेल होता है। दूसरी बात, इसका डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ऐसे मत लिखिए इसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PH3, यानी कि PH3 को वाटर से पास करवाया तो PH4OH की बात करते हैं। डिकम्पोज इन सनलाइट एंड गिव्स P4 रेड देता है हमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, P4 के साथ साथ हमें हाइड्रोजन भी मिलता है एंड H2। साथ साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन CaSO4 के साथ करवाएं या तो फिर AgCl के साथ करवाएं, ध्यान दीजिए, तो हमें कैल्शियम फॉस्फाइड मिलता है। या तो फिर AgCl के साथ करवाएं तो हमें मिल जाएगा Ag3P, तो हमें फॉस्फाइड मिलता है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है ब्लैक। ये क्या होगा? ब्लैक होगा। और प्लस इस केस में हमें HCl मिल जाएगा, इस केस में हमें H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। जबकि ध्यान दीजिए, फॉस्फीन के जगह पे हम लोग अमोनिया ले रहे थे
तो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था जिसका कलर ब्लू था। जबकि हम लोग अगर CaSO4 CaSO नहीं, कॉपर 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 गलती हो रहा है, कॉपर CuSO4 के साथ जब हम लोग फॉस्फीन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें Cu3P2 मिलता है, AgCl के साथ करवाते हैं तो Ag3P मिलता है। जबकि CuSO4 के साथ जब हम लोग NH3 का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता था, CuNH3 होल 4 SO4 का ब्लू सॉल्यूशन मिलता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बस सेम पीरियड का एलिमेंट है, ये अमोनिया है और ये फॉस्फीन है, तो फॉस्फीन के केस में हमें ब्लैक फॉस्फाइड मिला, और इस ब्लैक फॉस्फाइड को जब हम लोग पास करवा देंगे वाटर से तो हमें अगेन pH3 मिल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा HgCl कर लीजिए, HgCl, तो Hg2P3 मिल जाता है हमें HgCl2 से। ठीक है ना, तो ये सभी AgCl2 हो या कॉपर SO4 हो, वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जबकि यहाँ पे फॉस्फाइड बनाता है और वो ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, और जिसको हम लोग फिर से वाटर में अगर पास करवाएं तो हमें फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। लिखिए इसे, रिड्यूसिंग एजेंट है ना यार, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, प्रिपरेशन में एक और लिख लीजिए। अभी हम लोगों ने बात किया था कि NaOH से पास करवाएंगे तो हमें फॉस्फीन गैस मिलेगा प्लस NaH2PO2 मिलेगा। ठीक है, लिखिए इसे, तो हम लोगों ने बात किया एक्वस सॉल्यूशन में pH3 डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में और हमें फास्फोरस रेड और H2 देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके प्यूरिफिकेशन के बारे में। प्यूरिफिकेशन, अगर हमें pH3 इम्प्योर मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर pH3, ये मान लीजिए इम्प्योर है, इम्प्योर pH3 है, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं HI से, तो हमें मिल जाता है PH4I। PH4I मिल गया और इसका अगेन हम लोग रिएक्शन करवा दें KOH या NaOH से, KOH से करवाइए KOH से, तो हमें प्योर pH3 मिल जाता है और प्लस Ki मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा, तो ये प्योर है, इम्प्यूरिटी वहीं लेफ्ट रह गया। और ध्यान दीजिए प्योर pH3 जो होता है, प्योर अगर है, प्योर pH3 नॉट इंफ्लेमेबल, प्योर pH3 नहीं जलता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इम्प्योर pH3 है, नोट करके लिख लीजिएगा, इम्प्योर pH3 is highly inflammable due to impurity of P2H4। P2H4 बहुत ज्यादा इंफ्लेमेबल होता है एंड फॉस्फोरस व्हाइट। अगर इम्प्योर pH3 है जिसमें इम्प्यूरिटी है P2H4 का और फॉस्फोरस का, इस केस में pH3 बहुत ज्यादा इंफ्लेमेबल हो जाता है, लेकिन प्योर जो है वो इंफ्लेमेबल नहीं होता है। ठीक,
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग होल्म्स सिग्नल। देखिए इस सिग्नल का यूज शिप में किया जाता था। जब शिप के लोग या कुछ ट्रबल में हो तो सिग्नल देने के लिए या कुछ और इंडिकेशन देने के लिए किया जाता था। तो होम्स सिग्नल में करते क्या थे कि एक बैग है, बैग में पूरा टाइट बैग है, हर तरीके से कहीं से कोई लीकेज नहीं है। इसमें CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर मिला के रखा हुआ रहता था। और जब सिग्नल देना होता था तो इसको क्या कर दिया जाता था, पियर्स्ड कर दिया जाता था। पियर्स्ड का मतलब एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। क्या किया जाता था, पियर्स्ड एंड थ्रो इन वाटर, थ्रो इन वाटर। एंड थ्रो इन वाटर, ठीक है। जब वाटर में थ्रो किया जाता था तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन गैस, और साथ साथ हमें क्या मिलेगा, P2H4 भी मिल जाता है और PH3 भी मिल जाता है, ये सभी मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग पीएच करके वाटर में डालते हैं तो फॉस्फीन के साथ साथ कुछ इम्प्यूरिटी के फॉर्म में P2H4 भी बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है। और जैसे ही ये बाहर आता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, ये जल जाता है, जलने लगता है। इसके कारण एसिटिलीन गैस भी यहाँ मौजूद है। तो एक वॉर्टेक्स टाइप का बना लेता है, इससे सिग्नल बन जाता है। यही है हमारा होम्स सिग्नल। लिखिए इसे। तो वोर्टेक्स रिंग टाइप का बन जाता है, वोर्टेक्स रिंग टाइप का। इस इम्प्यूरिटी के कारण स्पॉन्टेनियसली जल के रिंग बनाने लगता है, ठीक है। तो ये होम्स सिग्नल है और ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके ऑक्सी एसिड के बारे में। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं H3PO2 का। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से ये POH, P डबल बॉन्ड O, H और H, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए फास्फोरस का बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ भी है और दो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब OH के साथ एक ही H है, एक ही OH है, तो एक ही हाइड्रोजन प्लस देगा। तो ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। और चूंकि पीएच बॉन्ड इसमें है, दो पीएच बॉन्ड है ऑक्सी एसिड में फास्फोरस का, तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो इट विल एक्ट वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इट विल एक्ट लाइक वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि पीएच बॉन्ड है जिसके कारण ये हाइड्रोजन देने में सक्षम है, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अगर हम लोग इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जब हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो हमें PH3 मिलेगा और साथ साथ हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा।
अगर हम लोग इसका रिएक्शन मान लीजिए Ag कुछ ऐसा कर लीजिए, AgNO3 प्लस H3PO2 का रिएक्शन करवा दें तो H3PO2 इसे रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके हमें Ag दे देगा और साथ में हमें मिल जाएगा HNO3 मिल जाएगा और साथ में ये बना लेगा फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। तो इस रिएक्शन को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। आप देखिए ये +1 में है और ये +5 में चला गया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। Ag आपका +1 में है और ये 0 में चला गया तो ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है H3PO2। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग H3PO3 का। H3PO3 ये है हमारा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो P डबल बॉन्ड OH OH और H, H3PO3। तो ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है। इसका अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो P4O6 को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, H3PO3 मिल जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। PCl3 का भी जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें H3PO3 और HCl मिल जाता है। क्लियर है। थर्ड हम लोग बात करते हैं इसका हीटिंग इफेक्ट का बात करें। H3PO3 हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो H3PO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा फॉस्फीन गैस प्लस फॉस्फोरिक गैस, H3PO4 मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे H3PO3 के। नेक्स्ट बात करें हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का। तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होगा। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर का बात करें हम लोग तो P डबल बॉन्ड OH 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 ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन प्लस दे सकता है। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा इन तीनों में H3PO2, क्योंकि उसमें 2 pH बॉन्ड थे। उसके बाद H3PO3 करेगा क्योंकि इसमें 1 pH बॉन्ड है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम मोरलेस नहीं करता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो P4O10 की बात को हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, H2O से इसका रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल जाता है। PCl5 का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो POCl3 मिलता है और अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमें H3PO4 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब। अच्छा, इसका हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका हीटिंग इफेक्ट H3PO4 को जब हम लोग 216 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमें मिल जाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का H4P2O7 और ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में 216 डिग्री सेल्सियस पे। और अगेन इसको हम लोग हीट कर दें ऑलमोस्ट 350 डिग्री के करीब तो हमें मिल जाएगा
मेटा फास्फोरिक एसिड, ये हमें मिल जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। ये 350 डिग्री के करीब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमें मेटा फास्फोरिक एसिड, ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऑक्सी एसिड की बात करते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें H4P2O6, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो हाइपो लगता है इक के साथ, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये कैसे बनता है? P4 रेड प्लस अल्कली से बनता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HPO3 ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है और इसके बारे में पूछते रहता है। तो HPO3 का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके का होता है, POH P डबल बॉन्ड O P O P O P P डबल बॉन्ड OH P डबल बॉन्ड O और OH, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसी में से पूछता है कितना पीओपी बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे लिखिए आप लोग। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, अगर मान लीजिए पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर में कि इसमें पीपी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रक्चर से, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, लिख लिए होंगे आप लोग, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से POH OH P OH OH P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में कराया गया, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं स्ट्रक्चर पे। तो इसमें पीपी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये सब कुछ हमारे ऑक्सी एसिड थे जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए एसिडिक नेचर किसका, H3PO2 H3PO3 और H3PO4 में किसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर किसका है, तो इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद ये है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन इसमें डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ OH। तो इसमें एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और एक OH है, इसमें 3 OH है, तो इसकी एसिडिटी कम गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से फास्फोरस का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग इस ग्रुप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।